नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप में आप सभी का स्वागत है। और रणनीतिक श्रृंखला के इस सत्र में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और वो विषय है भारतीय शासन, जो कि मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज के इस सत्र में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जब हम भारतीय शासन की बात करते हैं तो भारतीय शासन में हमें किन किन टॉपिक्स को पढ़ना पड़ता है, उसको डिटेल में यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से भी ये समझेंगे कि आखिर जब आप भारतीय शासन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर किन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। जब हम भारतीय शासन की बात करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय शासन समान अध्ययन 2 का अंग है और यह जो टॉपिक है वह मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखेंगे कि मेंस में भारतीय शासन जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम कहते हैं शासन के महत्वपूर्ण पहलू, और इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में। जब हम शासन की बात करते हैं तो शासन के जो अलग अलग आयाम हैं, जैसे गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन, ई गवर्नेंस यानी कि ई शासन, इसके बारे में भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। अगर हम सुशासन की बात करें तो यहाँ पर सुशासन के जो अलग अलग पहलू हैं उनको यहाँ पर आपको देखने की आवश्यकता है। सुशासन के लिए क्या बाधाएं हैं यानी कि जो चुनौतियाँ हैं उसको यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सुशासन के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं, यानी कि अगर हम सुशासन चाहते हैं, गुड गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं तो गुड गवर्नेंस के लिए हमें क्या करना चाहिए, किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इसको लेकर के हमें अपना जो समझ है बनाने की आवश्यकता होती है। यानी कि हमें ये तो समझना है ही कि आखिर गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन क्या होता है। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होता है कि आखिर सुशासन के लिए बाधाएं क्या हैं, उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं और किस तरीके से हम अपनी जनता के लिए सुशासन सुनिश्चित कर सकते हैं। इन सभी विषयों पर आपको अपनी समझ बनाने की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने कहा कि जब हम शासन की बात करते हैं, गवर्नेंस की बात करते हैं, तो उसके अनेक पहलू हैं। जैसे यहां पर हमने बात की सुशासन की, इसी तरीके से अगर हम ई गवर्नेंस, ई शासन की बात करें तो यहां पर भी आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आखिर जब हम बात करते हैं ई शासन की तो उसकी सफलता क्या है। मतलब किस तरीके से जो ई शासन है उसने सूचना और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके शासन को जनता के करीब लेकर के वो किस तरीके से गया है। यानी कि उसकी सफलता के बारे में हमें देखना पड़ता है कि किस तरीके से जो ई गवर्नेंस है वह जो अनेकों मुद्दे हैं हमारे देश के सामने, जैसे लैंगिक असमानता या फिर शिक्षा का मुद्दा है, उसमें वह किस तरीके से सरकार की मदद कर रहा है, उसकी सीमाएं क्या हैं और संभावनाएं, इसको लेकर के आपको अपनी समझ बनाने की आवश्यकता होती है। मतलब कि हम जो ई शासन है उसका उपयोग किस तरीके से जनता के जो मुद्दे हैं उसको सॉल्व करने में कर सकते हैं, लेकिन जो ई गवर्नेंस है उसकी सीमाएं क्या हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में डिजिटल डिवाइड काफ़ी वाइड है, काफ़ी गहरा है। डिजिटल डिवाइड का मतलब कि हमारे देश के शहरों और गांवों के बीच में जो सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होता है उसमें काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको महिला और पुरुषों के बीच में जिस तरीके से इंटरनेट का उपयोग होता है, मोबाइल फ़ोन का उपयोग होता है, उसमें भी भारी अंतर आपको देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ई शासन के क्या लिमिटेशन है, सीमाएं हैं, उसको आपको यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। उससे जुड़ी हुई जो संभावनाएं हैं, किस तरीके से फ्यूचर में जो ई गवर्नेंस है हमारे देश के मुद्दों को हल करने में एक अहम भूमिका निभा सकता है, इस मुद्दे को यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस को लेकर के जो महत्वपूर्ण पहलें शुरू की गई हैं, जो योजनाएं शुरू की गई हैं, उसको भी यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता होती है। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इससे पूछे जाते हैं और इससे जुड़ा हुआ टॉपिक है जैसे डिजिटल डिवाइड, उसके क्या कारण हैं,
कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है शासन पर, इन सभी मुद्दों को यहाँ पर आपको देखना होता है। एक क्वेश्चन के माध्यम से किस तरह के क्वेश्चन सुशासन या फिर ई गवर्नेंस से पूछे जाते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन आया 2018 में जो कि ई गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन क्या था कि ई गवर्नेंस न केवल नई तकनीक की शक्ति के उपयोग के बारे में है, अपितु इससे अधिक सूचना के उपयोग मूल्य के क्रांतिक महत्व के बारे में भी है, स्पष्ट करें। तो यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, उपयोग मूल्य, मतलब कि किस तरीके से ई गवर्नेंस का उपयोग करते हुए हम जो हमारे देश के अनेकों मुद्दे हैं उसको दूर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि भारत के दूर के इलाकों में किस तरीके से हम शिक्षा पहुंचाने में इसका उपयोग कर सकते हैं, टेली मेडिसिन में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करके ऑनलाइन क्लास के माध्यम से किस तरीके से हम कौशल सिखाने का काम कर सकते हैं, जो डिजिटल डिवाइड है उसको दूर करने का काम कर सकते हैं। इन सभी को लेकर के यहाँ पर आपको चर्चा करना होगा। इसीलिए जब हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, तो उनसे जुड़े हुए हर पहलू को यहां पर आपको देखने की आवश्यकता होती है। तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वह आपको यह बताते हैं कि एक टॉपिक में आपको किन पर फोकस करना होता है। एक परीक्षा में सफलता पाने के लिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके सिलेबस को समझना कि आखिर क्या पढ़ें और कितना पढ़ें और किन बातों पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और इसके लिए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होते हैं। इसी तरीके से डिजिटल क्रांति को आधार बना करके एक और क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था कि चौथी औद्योगिक क्रांति, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, डिजिटल क्रांति की। इससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि चौथी औद्योगिक क्रांति यानी कि डिजिटल क्रांति के उद्भव ने ई गवर्नेंस को सरकार का एक अभिन्न अंग बनाने की शुरुआत की है, विवेचन कीजिए। तो यहां पर आपको भारत में जो डिजिटल क्रांति आई है, जिस तरीके से इंटरनेट का उपयोग बढ़ा है, स्मार्टफोन का उपयोग बढ़ा है, उसका जो असर है वह सरकार पर क्या पड़ा है, उसको लेकर के आपको यहां पे चर्चा करना था। मतलब कि ई गवर्नेंस का क्या फायदा है और किस तरीके से अब जबकि हमारे देश में डिजिटल क्रांति है, मतलब जो इंटरनेट का पेनिट्रेशन है, उसका उपयोग है, वो बढ़ रहा है, तो ऐसे माहौल में ई गवर्नेंस यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना सरकार के लिए क्यों एक आवश्यक अंग बन गया है, इसको लेकर के आपको अपनी बातें कहनी थी। तो यहां पर आपको ये समझाना होगा कि आखिर ई गवर्नेंस के क्या फायदे हैं, किस तरीके से सरकार ई गवर्नेंस के माध्यम से जनता तक अपनी बातों को पहुंचा पा रही है, जनता की जो बातें हैं, जो कमियां हैं योजनाओं में, जो कि जनता ही बता सकता है, उसे हम कितनी आसानी से सरकार तक पहुंचा पा रहे हैं इन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। तो इसके बारे में आपको पूरे क्वेश्चन में चर्चा करना था। इसी तरीके से एक और प्रश्न है जो कि 2019 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है कि सुभेद वर्गों के लिए, सुभेद वर्ग मतलब ऐसे वर्ग जो पीछे छूट गए हैं, जो विकास के रास्ते पर कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं, जो वंचित वर्ग हैं, उनकी यहां पर बात हो रही है। क्वेश्चन क्या है कि सुभेद वर्गों के लिए लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं का प्रदर्शन, उनके बारे में जागरूकता न होने और नीति प्रक्रिया के सभी चरणों में सक्रिय भागीदारी के अभाव के कारण इतना प्रभावी नहीं रहता है, चर्चा कीजिए। तो यह भी शासन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि जो योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं उसके बारे में कहीं ना कहीं जनता को पूरी जानकारी नहीं होता है। तो जागरूकता की कमी यानी कि आपके पास जानकारी नहीं है तो आप जागरूक कैसे होंगे। दूसरा कि जो नीति प्रक्रिया है, यानी कि जब सरकार कोई नीति बनाता है, कोई योजना बनाता है, तो वहां पर सरकार का जो कंसल्टेशन है जनता के साथ, मान लीजिए जनता के लिए शिक्षा को लेकर के सरकार को कोई काम करना है,
या फिर स्वास्थ्य को लेकर के सरकार को कोई नीति बनाना है, तो यहां पर हम जिनके लिए नीति बना रहे हैं उनके साथ संवाद बहुत ही जरूरी होता है। उनकी जो आकांक्षाएं हैं वो सरकार को नहीं पता होती हैं, जिसके कारण जब सरकार नीति बनाता है तो उसमें कई कमियां आपको देखने को मिलती हैं, या फिर उसका फायदा जो है उतना जनता को नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं जागरूक ना होना, जनता के पास जानकारी का अभाव होना और नीति प्रक्रिया में जो सक्रिय भागीदारी है जनता का, उसकी कमी के कारण बहुत सारी जो योजनाएं हैं उनका प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता है हमारे समाज पर, हमारे देश पर। इसको लेकर के आपको क्या करना था, यहां पर चर्चा करना था। बहुत सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं इसको लेकर के। आप यहां पर यह बता सकते हैं किस तरीके से जो डिजिटल क्रांति आई है, यानी कि जो ई गवर्नेंस आया है, उसके माध्यम से हम किस तरीके से सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचा सकते हैं। तो फायदों को भी यहां पर आपको लिखना होगा। तो यहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि पिछले दिनों सुशासन को लेकर के, गुड गवर्नेंस को लेकर के यूपीएससी के द्वारा मुख्य परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। जब हम सुशासन की बात करते हैं तो उसी से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है नागरिक चार्टर, सिटीजन चार्टर। अब जब हम नागरिक चार्टर की बात करते हैं तो यहां पर आपको यह पढ़ने की आवश्यकता होती है कि आखिर नागरिक चार्टर का महत्व क्या है, यानी कि इसके जो सिद्धांत हैं, इसका जो महत्व है, इसका फायदा जनता को कैसे मिलता है, इन मुद्दों के बारे में आपको चर्चा करनी होती है, समझ बनानी होती है। यहां पर आपको यह देखना होता है कि नागरिक चार्टर में क्या कमियां हैं, तो उन कमियों को यहां पर आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। उन कमियों को आप किस तरीके से दूर कर सकते हैं, कैसे नागरिक चार्टर को आप प्रभावी बना सकते हैं, उसको लेकर के यहां पर आपको अपनी समझ बनाने की आवश्यकता होती है। बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सर्वोत्तम मॉडल है नागरिक चार्टर का, उसको यहां पर आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जब हम नागरिक चार्टर की बात करते हैं तो आखिर नागरिक चार्टर में, यानी कि इस टॉपिक में हमें किन किन मुद्दों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। शासन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है पारदर्शिता और जवाबदेही, और इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन भी मेंस में पूछे जाते हैं। जब हम पारदर्शिता और जवाबदेही की बात करते हैं तो इससे जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आरटीआई, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन। तो यहां पर अगर आप देखो तो जो आरटीआई है उससे जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं कि आखिर किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उसको पास किया गया, इसको लेकर के कितने आंदोलन हुए, तो उद्देश्य, इसके पीछे का जो संघर्ष है उसको यहां पर आपको जानने की आवश्यकता है। जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो सूचना का अधिकार है, क्या वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हुआ है, इसको यहां पर आपको जानने की आवश्यकता होती है। आरटीआई से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उसको यहां पर आपको देखने की आवश्यकता होती है। जो चुनौतियां हैं कि क्यों राइट टू इंफॉर्मेशन का फायदा जनता तक उतना नहीं पहुंच पाया, यानी कि जो चुनौतियां हैं उसको यहां पर आपको देखने की आवश्यकता है। किस तरीके से हम जनता को जागरूक कर सकते हैं सूचना के अधिकार को लेकर के, इसको यहां पर आपको समझने की आवश्यकता होती है। यानी कि सूचना के अधिकार से जुड़ा हुआ जो भी पहलू है, जो भी मामला है, चाहे वो उसके उद्देश्य से जुड़ा हुआ हो, चाहे चुनौतियों जुड़ा हुआ हो, उन चुनौतियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं उससे जुड़ा हुआ हो, इन सभी बातों को यहां पर आपको देखने की आवश्यकता होती है। अगर कुछ नया चेंजेस किया गया है सरकार के द्वारा, अगर आरटीआई एक्ट में कोई संशोधन किया गया, उसका प्रभाव उस पर क्या पड़ेगा, उसको लेकर के आपको यहां पर ध्यानपूर्वक समझ बनाने की आवश्यकता होती है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन का ही है, जो कि एकदम 2020 से पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो उस समय का करंट अफेयर्स था उससे जुड़ा हुआ है। जैसे यहां पर क्वेश्चन क्या था कि सूचना का अधिकार अधिनियम में किए गए जो हालिया संशोधन हैं वे सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डालेंगे, विवेचना कीजिए। तो पूरी तरीके से एक करंट अफेयर जुड़ा हुआ टॉपिक था जो कि 2020 में पूछा गया। तो सरकार के द्वारा जो आरटीआई एक्ट था उसमें कुछ संशोधन किए गए,
और उसका असर जो है सूचना आयोग की स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर क्या पड़ने वाला है, उसको लेकर के यहां पर आपको चर्चा करनी थी। तो यहां पर आपको समझना यह है कि मान लीजिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पारदर्शिता और जवाबदेही के, जैसे आरटीआई या फिर सामाजिक ऑडिट या फिर हम कह सकते हैं लोकपाल और लोकायुक्त, इसमें अगर सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए हैं तो वहां पर आपको उन चेंजेस के प्रभाव, उनके दुष्प्रभाव, उनसे जुड़ी हुई चुनौतियां, इन सभी को जो है समझने की आवश्यकता होती है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ही आरटीआई में सरकार ने संशोधन किया, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा सूचना आयोग की स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर, इसको लेकर के यहां पर क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो करेंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरे के पूरे पेपर 2 के क्वेश्चंस के लिए। अगर हम अन्य टॉपिक्स की बात करें जो कि पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़े हुए हैं, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इससे जुड़े हुए जो टॉपिक हैं वो हैं सामाजिक ऑडिट। तो इसके फायदे क्या हैं, इसकी चुनौतियां क्या हैं, इसके बारे में आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा। यहां पर जो विसल ब्लोअर संरक्षण विधेयक है, जो कि बहुत ही जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है, जो कि उन लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया जो कि भ्रष्टाचार को क्या करते हैं, उजागर करते हैं, खास करके सार्वजनिक क्षेत्र में। तो इसके जो प्रमुख बातें हैं उसको यहां पर आपको देखने की आवश्यकता होती है। इससे जुड़ी हुई चुनौतियां और हम उन चुनौतियों को कैसे दूर कर सकते हैं उसको यहां पर आपको देखने की आवश्यकता होती है। अगर हम लोकपाल और लोकायुक्त की बात करें तो यह किस तरीके से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सरकार की मदद करता है, इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बातें हैं, खास करके जो चुनौतियों का सामना लोकपाल और लोकायुक्त कर रहे हैं, जो अभी अनेकों चेंजेस लोकायुक्त को लेकर के कुछ स्टेट में आपको देखने को मिलेंगे, उससे जुड़े हुए जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान से देखने होते हैं। अगर हम सीबीआई की बात करें, सीबीसी की बात करें, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पारदर्शिता या फिर जवाबदेही से जुड़ा हुआ है। तो सीबीआई को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं। अब सीबीआई जुड़ा हुआ अगर कोई करंट टॉपिक चल रहा है तो इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीबीआई का स्ट्रक्चर, कैसे उसमें लोगों की नियुक्ति होती है, सीबीआई का काम क्या है, ये तो जरूरी है ही, लेकिन सीबीआई से जुड़े हुए जो चुनौतियां हैं, जो न्यायिक विवेचन किए गए हैं सीबीआई को लेकर के, उसको भी आपको यहां पर समझने की आवश्यकता होती है। और अगर करंट में सीबीआई और सीवीसी जैसी संस्थाओं को लेकर के अगर कोई बहुत बड़ा न्यूज़ है तो उस न्यूज़ को भी आपको यहां पर ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है उस करंट अफेयर से। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप पारदर्शिता और जवाबदेही को पढ़ेंगे तो यहां पर आपको किन टॉपिक पर फोकस करना है। इसके साथ साथ जो विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के द्वारा सरकारी नीतियां बनाई जाती हैं, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर सरकार कोई योजना बना रही है तो यहां पर आपको उसको ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता होती है। मतलब उसमें चुनौतियां क्या हैं, वो योजना क्या है और आगे का राह क्या हो सकता है, उस योजना को किस तरीके से हम लागू कर सकते हैं उन चुनौतियों को दूर करके, इसके बारे में आपको देखना होता है। शिक्षा को लेकर के, गरीबी उन्मूलन को लेकर के, लैंगिक असमानता को लेकर के जो नीतियां सरकार के द्वारा बनाई जा रही हैं, उन नीतियों को बनाने में किस तरीके से जनता की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए, उसका सामाजिक ऑडिट हो, इन सभी मुद्दों पर आपको अपनी समझ बनाने की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पर अर्थव्यवस्था का मुद्दा है या फिर जो नीतियां सरकार बना रही है उसमें क्या सुधार होने चाहिए, इसको लेकर के अगर आपको कोई सुझाव पढ़ना है तो उसे भी आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। तो सुझावों को लेकर के कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि सरकार के द्वारा जो नीति बनाई गई है लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए, उसमें क्या चुनौतियां हैं और सुझाव दीजिए कि उन चुनौतियों को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो जब तक आप उस नीति को सही तरीके से समझेंगे नहीं, तब तक आपको ना तो चुनौती समझ में आएगा, और जब चुनौती ही समझ में नहीं आएगा तो आप कैसे उसको सुधारने के लिए अपनी बातों को लिखेंगे। तो जब भी आप किसी नीति को पढ़ते हैं जो कि स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, लैंगिक असमानता या फिर अर्थव्यवस्था के मुद्दे से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको उस पूरी नीति को ध्यानपूर्वक समझने की
आवश्यकता होती है। बहुत सारी जो मुख्य योजनाएं हैं उसकी क्या कमियां हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ा है, डेटा सहित आपको यहां पर विश्लेषण को जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। 2022 में ही सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया, जो कि गति शक्ति योजना से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन क्या था कि गति शक्ति योजना को संयोजितता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सतर्क समन्वय की आवश्यकता है, विवेचना कीजिए। तो आप सभी जानते हैं गति शक्ति योजना सरकार के द्वारा चलाया गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, जो कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो हालत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको ठीक करने के लिए शुरू किया गया। अब जो गति शक्ति योजना है उसमें जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसका एक बहुत बड़ा योगदान है और उससे जुड़ी हुई चुनौतियां भी हैं। और जो गति शक्ति योजना में जो हमने गोल रखा है, जो लक्ष्य रखा है, अगर हमें उसे पूरा करना है तो यहां कहीं ना कहीं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसके बीच में समन्वय होना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो जो एक लक्ष्य हमने रखा है हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, हम उस लक्ष्य को पा नहीं पाएंगे समय पर। अब उसके अपने चुनौतियां हैं कि जब भी कोई योजना सही समय पर कंप्लीट नहीं होता है तो उसका लाभ जितना मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिल पाता है। योजना का कॉस्ट भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस तरह की बातों को यहां पर आपको लिखना होगा। तो जब भी हम शासन की बात करते हैं तो जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनसे जुड़े हुए हर पहलू को यहां पर आपको समझने की आवश्यकता होती है। शासन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है गैर सरकारी संगठन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए क्योंकि पिछले दिनों आप देखोगे कि गैर सरकारी संगठन या फिर जो दबाव समूह हैं उसको लेकर के बहुत सारे प्रश्न मुख्य परीक्षा में यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब हम गैर सरकारी संगठन की बात करते हैं तो आपको इस टॉपिक के अंदर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को समझने की आवश्यकता होती है कि आखिर जो गैर सरकारी संगठन है उनकी भूमिका क्या है, खास करके सुशासन में उनके फायदे क्या हैं, यानी कि एडवांटेज के बारे में आपको यहां पर देखना होता है। साथ ही साथ उनका जो प्रभाव है समाज पर वो कैसा पड़ रहा है, इसकी भी बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे गैर सरकारी संगठन कभी कभी सरकार की योजनाओं को सफल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या फिर जो देश की महत्वपूर्ण चिंताएं हैं उसको सरकार के सामने लेकर के जाते हैं। जनता की जो भावना है उससे सरकार को अवगत कराते हैं। किसानों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, आदिवासियों का मुद्दा है या फिर पर्यावरण का मुद्दा है, इन मुद्दों को ये सरकार के सामने उठाते हैं। जो रियलिटी है उससे सरकार को अवगत कराते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको उठाने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो उनकी भूमिका क्या है, उनका प्रभाव क्या है, उसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ने की आवश्यकता होती है। बहरहाल जो चुनौतियाँ हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने की आवश्यकता है। मतलब कि जो उनकी वैधता है, बहुत सारे गैर सरकारी संगठन हमारे देश में हैं, उनकी वैधता को लेकर के जो मुद्दा हमेशा उठता रहता है, तो ये मुद्दा क्या है आपको ये समझने की आवश्यकता है। जो गैर सरकारी संगठन है उनकी जवाबदेही जनता के प्रति कितनी है, वो जवाबदेह हैं भी कि नहीं, उनकी बातों पर हम विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इन मुद्दों को भी यहाँ पर आपको देखने की आवश्यकता है। और भी बहुत सारे मुद्दे जो कि एनजीओ जुड़े हुए हैं, जैसे पिछले दिनों जो विदेशी वित्त पोषण है उसका मुद्दा काफ़ी छाया रहा। और चूंकि जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ टॉपिक है शासन, और जीएस पेपर 2 में बार बार जो करंट अफेयर्स है उसको आधार बना करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो हो सकता है कि किसी वर्ष यूपीएससी ने जो विदेशी वित्त पोषण का मुद्दा है उसको उठा करके क्वेश्चन बना दिया। तो जो ज्वलंत मुद्दे हैं खास करके करंट अफेयर्स में जो आ रहे हैं उन्हें यहां पर आपको समझने की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से जो
स्व सहायता समूह हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनके क्या फायदे हैं, उसके बारे में यहां पर आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहां से। अब आप सभी जानते हैं कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो हमारे गांव के क्षेत्रों में जो पलायन की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, उसको दूर करने में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन बातों को यहां पर आपको समझने की आवश्यकता है। जो लैंगिक असमानता है, महिलाओं को कौशल सिखाने की बात है, इसमें भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो इनके क्या फायदे हैं, इसके बारे में आपको यहां पर पढ़ना होता है। इनकी आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में यहां पर आपको पढ़ना होता है। जो दबाव समूह हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे व्यवसायिक संघ क्या है, दबाव समूह है, प्रेशर ग्रुप है, मतलब व्यापारी और इंडस्ट्री की क्या समस्याएं हैं, इसको लेकर के ये हमेशा सरकार के साथ बातचीत करते रहते हैं। तो अलग अलग जो दबाव समूह हैं, कुछ दबाव समूह पर्यावरण को लेकर के एक्टिव हैं, कुछ दबाव समूह किसानों को लेकर के, किसानों के मुद्दे को लेकर के एक्टिव हैं, कुछ दबाव समूह जो व्यापारी हैं, जो हमारे देश में इंडस्ट्री हैं, उनको लेकर के एक्टिव हैं। तो हर तरह के जो दबाव समूह हैं उनकी क्या भूमिका है सुशासन में, तो उनकी ज़रूरत क्या है, इसके लाभ क्या हैं, और जो चुनौतियां इनसे जुड़ी हुई हैं। जैसे कभी कभी ये जो दबाव समूह है अनुचित मांग को लेकर के भी सरकार पर प्रेशर बनाते हैं। इस तरह की चुनौतियां, जैसे यहां पर गैर सरकारी संगठन के विदेशी वित्त पोषण का मामला है, ये डायरेक्टली देश की सुरक्षा जुड़ा हुआ मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग जुड़ा हुआ मामला है। तो यहां पर आपको इन मामलों को भी, यानी कि चुनौतियों को भी समझने की आवश्यकता होती है। यहां पर किस तरीके से हम जो स्व सहायता समूह हैं, जिनके कई फायदे मैंने आपको गिनाए, उनको हम किस तरीके से और मजबूत कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं दबाव समूहों को, इसको लेकर के सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, इन सभी मुद्दों पर जो है आपको अपनी समझ बनानी होगी। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सार्वजनिक नीति के निर्माण में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, समझाएं कि व्यावसायिक संघ सार्वजनिक नीतियों में कैसे योगदान करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो ये साफ साफ बता ही दिया कि सार्वजनिक नीति के निर्माण में जो प्रेशर ग्रुप है, दबाव समूह है, उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब सरकार को अगर किसानों को लेकर के कोई नीति बनानी है, सरकार को बच्चों को लेकर के जो नीति बनानी है, अगर पर्यावरण को लेकर के कोई नीति बनानी है, तो यहाँ पर जो बहुत सारे संगठन हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं हमारे देश में, उनसे बातचीत किया जाता है, उनकी बातों को समझा जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि ये जो एनजीओज हैं, ये जो दबाव समूह हैं, वह जनता की भावनाओं को, जो जनता की आकांक्षाएं हैं, जो सरकार से चाहते हैं, उसको वो सरकार तक पहुंचाते हैं, सरकार की बातों को भी जनता तक पहुंचाते हैं। तो ये स्टेटमेंट ये साफ साफ कह रहा है कि हाँ, दबाव समूह की क्या है, सार्वजनिक नीति को बनाने में भूमिका है। लेकिन यहां पर व्यावसायिक संघ का एग्जाम्पल देकर के आपको यह बताना है कि आखिर किस तरीके से जो व्यावसायिक संघ हैं वह सार्वजनिक नीतियों में अपना योगदान देते हैं। जैसे अगर व्यवसायी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जो हमारे देश में स्टार्टअप है उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, टैक्स को लेकर के कोई सुधार करना है, तो ये सारी बातें जो ये जो व्यावसायिक संघ हैं वो सरकार के सामने रखते हैं, सरकार की बातों को भी इंडस्ट्री तक पहुंचाते हैं। क्योंकि देश में जब तक इंडस्ट्री और सरकार के बीच में भरोसे का जो संबंध है वो नहीं होगा, तब तक जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है देश में नहीं करेंगी, या फिर जो व्यापारी समूह है उसका कॉन्फिडेंस जो है मार्केट में नहीं बन पाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों जो है एक दूसरे की बातों को समझ करके फिर जो नीति बनानी है, जिस क्षेत्र में वो नीति बनाना चाहते हैं, उसको लेकर के वो अपनी नीति बनाते हैं। या फिर जो एग्जीक्यूटिव नीति है उसमें क्या कमियां हैं उसको भी उजागर करने का काम यहाँ पर इन व्यावसायिक संघों के द्वारा किया जाता है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और पूछा गया 2021 में ही। क्वेश्चन क्या था कि क्या नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठन आम नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए सार्वजनिक सेवा वितरण का एक वैकल्पिक मॉडल पेश करते हैं?
इस वैकल्पिक पद्धति की चुनौतियों की चर्चा कीजिए। तो जिस तरीके से जो गैर सरकारी संगठन हैं उन्होंने जनता को फायदा पहुंचाने का काम किया है, जैसे बहुत सारे जो गैर सरकारी संगठन हैं वह शिक्षा को लेकर के काम करते हैं, बच्चों की सुरक्षा को लेकर के काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे गैर सरकारी संगठन हैं जो कि महिलाओं को कौशल सिखाते हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और यहां पर कहीं ना कहीं जो फायदा है वो भी हमें देखने को मिलता है समाज के ऊपर इनका। सरकार भी इनको लेकर के नीतियां बनाती हैं। चूंकि सरकार का जो कनेक्शन है वो जनता के साथ उस तरह का नहीं है जैसा कि गैर सरकारी संगठनों का होता है। अब ये जनता के बीच में जाते हैं, आदिवासियों के बीच में रहते हैं उनकी समस्याओं को समझने के लिए कि आखिर उनकी जो स्वास्थ्य समस्याएं वो कैसी हैं, शिक्षा की समस्या कैसी है, और ये उसको दूर करने का फिर प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से जो गैर सरकारी संगठन है या फिर जो नागरिक समाज है वह डायरेक्टली ग्रास रूट लेवल पर जनता के साथ मिल करके जो जनता के प्रॉब्लम्स हैं, जो समाज के अनेकों प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करने का प्रयास करता है। इसी बात की यहाँ पे चर्चा की गई है कि जिस तरीके से गैर सरकारी संगठन जो चुनौतियां हैं हमारे देश में उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो पर्यावरण को लेकर के हो। बहुत सारे जो गैर सरकारी संगठन हैं वो पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर के काम कर रहे हैं। तो क्या सरकार उनसे सीख सकती है कि वह किस तरीके से जनता के बीच जाकर के उनकी कमियों को समझ करके, जो प्रॉब्लम्स है उसके पीछे के कारण को समझ करके वे जो हैं काम करती हैं। तो उसका असर भी आपको वहां पर देखने को मिलता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, जो एक वैकल्पिक पद्धति है जो कि गैर सरकारी संगठनों के द्वारा अपनाया जाता है, उससे सरकार क्या सीख सकता है, इसको आधार बना करके यह क्वेश्चन पूछा गया। यहां पर यही पूछा गया कि जिस तरीके से गैर सरकारी संगठन काम करते हैं जनता के बीच में रह करके, उससे जुड़ी हुई चुनौतियां क्या हैं। तो चुनौतियों को लेकर के भी आपको यहां पर क्या करना है, चर्चा करना है कि हाँ, छोटे लेवल पर जो एनजीओ काम करते हैं, क्या सरकार उस तरीके से पूरे देश में जब उस मॉडल को अपनाएगी तो उसमें क्या चुनौतियां हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिससे आपको समझ में आता है कि आखिर जब हम एनजीओ के बारे में पढ़ते हैं, जब हम प्रेशर ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें किन बातों पर फोकस करना है, किन में अपनी समझ को बढ़ाना है। सिर्फ डेफिनेशन नहीं पढ़ना, उनसे जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उन सभी को हमें यहाँ पर समझने की आवश्यकता होती है। अगर हम शासन के सिलेबस की बात करें तो इसमें बहुत ही बड़ा योगदान है लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका का, कि किस तरीके से जो सिविल सेवा है उसने भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब हम लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका पर चर्चा करते हैं तो यहां पर आपको यह देखना होता है कि जो सरकारी नीति निर्माण है उसमें सिविल सेवकों के द्वारा किस तरह की भूमिका निभाई जाती है। क्योंकि सरकार जब नीति बनाता है तो यही सिविल सेवक कहीं ना कहीं जो इनपुट है वह लाने का काम करते हैं। यानी कि मान लीजिए शिक्षा को लेकर के अगर सरकार कोई योजना बना रही है तो इन्हीं सिविल सेवकों के द्वारा उस योजना के जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको तय किया जाता है। किन वर्गों को यहाँ पर हमें फायदा पहुंचाना है, कैसे उसको लागू करना है, इन सभी बातों पर सिविल सेवकों के द्वारा अपनी बातें रखी जाती हैं। तो आपको ये देखना है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में किस तरीके से एक सलाहकार की भूमिका निभाया गया है सिविल सेवकों के द्वारा। इसको यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि किस तरीके से जो भारत की सिविल सेवा है उसने जब राजनीतिक अस्थिरता होती है हमारे देश में, वैसे माहौल में भी वे देश में जो है खास करके योजनाओं को लागू करने में या फिर देश के विकास को कैसे इससे दूर रखा जाए उसको जो है सुनिश्चित करने का काम सिविल सेवकों के द्वारा किया जाता है। यानी कि भले ही सरकार गिर जाए, तुरंत हमारे देश में चुनाव हो, लेकिन
जो सिविल सेवक है या फिर जो हमारी सिविल सेवा है वह तो निरंतर चलता रहता है। तो जो अच्छी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, कैसे उसमें जो राजनीतिक अस्थिरता है देश में वो उसको इफेक्ट ना करे, उसको सुनिश्चित करने का काम सिविल सेवकों के द्वारा किया जाता है। तो जो उनकी भूमिका है उसके बारे में आपको यहां पर ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। सभी पहलुओं को आपको ध्यानपूर्वक यहां पर समझना होगा। यहां पर जो भारतीय सिविल सेवा है उसको प्रभावित करने वाले जो मुद्दे हैं उसको यहां पर आपको समझना पड़ता है, जैसे पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव। तो जो हमारे सिविल सेवक हैं या फिर जो सिविल सेवा है उसकी आलोचना की जाती है कि वो जनता के प्रति उस तरीके से जवाबदेह नहीं बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। इसके अलावा जो एक प्रोफेशनलिज्म होता है यानी कि व्यावसायिकता होता है उसकी कमी हमें सिविल सेवकों में देखने को मिलती है। तो जो बाबू वाला जो रौब है वो उनमें बहुत ही जल्दी आ जाता है। तो वो सेवक ना होकर के फिर जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल भी करने लगते हैं। जनता के साथ उनका कनेक्शन टूट जाता है कहीं ना कहीं। तो जो एक व्यावसायिकता कमी है उसको लेकर के आपको अपनी समझ यहां पर बनानी होती है। यहां पर जो पुराने नियम हैं, प्रक्रियाएं हैं वो भी बाधक है। इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। जो सरकार के द्वारा जो ईमानदार सिविल सेवक होते हैं उनको प्रोत्साहन देने का काम किया तो जाता है लेकिन उस तरीके से नहीं किया जाता, क्योंकि आपको एक रोल मॉडल बनाने की जरूरत है जिसको आप देख करके फॉलो करें। तो यहां पर जो प्रोत्साहन प्रणाली है सरकार के द्वारा जो बनाई गई है सिविल सेवकों के लिए उसमें कहीं ना कहीं कमियां हैं। उसको यहां पर आपको समझने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है राजनीतिक हस्तक्षेप। तो कहीं ना कहीं सिविल सेवकों के काम में जो राजनीतिक हस्तक्षेप है वो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो इसको यहां पर आपको समझने की आवश्यकता होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। इसी तरीके से किस तरीके से हम जो सिविल सेवा है उसको मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं, उससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसको भी यहां पर आपको समझने की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने कहा कि जो राजनीतिक हस्तक्षेप है उससे सिविल सेवकों को कैसे बचाया जाए, उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, उसके बारे में आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। जैसे कार्यकाल की स्थिरता का मुद्दा है, तुरंत जो उनका ट्रांसफ़र होता है वो भी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके पीछे के क्या कारण हैं और क्यों यह नहीं होना चाहिए उसको लेकर के आपको अपनी समझ बनाने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो नैतिकता का अभाव देखने को मिलता है कभी कभी सिविल सेवकों में, कैसे हम उसको बढ़ावा दे सकते हैं, उसको लेकर के हमें क्या करना चाहिए इसकी समझ आपको होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि जो एक सेवा की भावना है वो कैसे सिविल सेवकों में भरा जाए, इसको लेकर के हम क्या कर सकते हैं ये आपको यहाँ पर समझना होगा। और सरकार के द्वारा जो ईमानदार सिविल सेवक हैं उनको अच्छा प्रोत्साहन दिया जाए, एक रोल मॉडल बना करके पेश किया जाए समाज के सामने और सिविल सेवकों के सामने। जो पीछे से आने वाले सिविल सेवक हैं उनको फॉलो करें। तो इस तरह का जो प्रोत्साहन है वो क्यों जरूरी है, इन मुद्दों को यहां पर आपको समझने की आवश्यकता होती है। तो इससे जुड़े हुए भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन वो देख लेते हैं। 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन क्या था कि आर्थिक प्रदर्शन के लिए संस्थागत गुणवत्ता एक निर्णायक चालक है। इस संदर्भ में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सिविल सेवा में सुधारों का सुझाव दीजिए। तो हम क्या करें लोकतंत्र को मजबूत करने में, सिविल सेवा में सुधारों के सुझाव आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं जिससे कि जो चुनौतियां हैं, पहले तो आपको यहां पर चर्चा करनी होगी क्या कि आखिर जो सिविल सेवा है उसको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और उसके बाद फिर आपको उसमें सुधार के लिए अपने मत रखने होंगे। तो जब तक आपको चुनौतियां नहीं पता है तब तक आपको उसका जो इलाज है वो भी नहीं पता होता है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया
कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सिविल सेवा में सुधार के लिए सुझाव दीजिए। और एक स्टेटमेंट बनाया गया, क्या कि आर्थिक प्रदर्शन के लिए संस्थागत गुणवत्ता एक निर्णायक चालक है। मतलब सरकार नीतियां तो बना रही है बाजार के लिए, हमारे व्यवसायियों के लिए, इंडस्ट्री के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सिविल सेवा में कमियों के कारण वो नीतियां इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं सही तरीके से, जिसका फायदा जो है बाजार को या फिर व्यवसायियों को नहीं मिल पा रहा है। तो संस्थागत गुणवत्ता में जो कमी है उसका असर आपको देश की आर्थिक प्रगति पर भी देखने को मिलता है। यह स्टेटमेंट बना करके पूछा गया आपसे ये क्वेश्चन। तो चुनौतियों को आपको ध्यान में रखना होगा और क्या हम कर सकते हैं उसमें सुधार के लिए, इसको यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझना होगा। तो 2020 में डायरेक्टली जो है ये क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन के माध्यम से मैंने क्वेश्चन का एग्जाम्पल आपको इसी दिया ताकि आप यह समझ सके कि जब हम भारतीय शासन के टॉपिक्स की बात करते हैं तो आपको इसमें क्या पढ़ना है, किन बातों पर फोकस करना है और किन बातों को आपको उतना फोकस नहीं करना है, मतलब ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट नहीं करना है। तो ये बातें आपको क्वेश्चन को देखने से समझ में आती हैं। अब बातें कर लेते हैं कि आखिर इन टॉपिक्स के बारे में हम कहां से पढ़ सकते हैं। तो कुछ बहुत ही बेसिक चीजें हैं जिसको देखने के लिए, पढ़ने के लिए आप जो लक्ष्मीकांत की बुक है भारतीय शासन, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां से आपको जो बेसिक चीजें हैं वो समझ में आ जाएंगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसको समझने के लिए आपको पेपर को फॉलो करना होगा। आपने देखा होगा कि अगर हम द हिंदू की बात करें, इंडियन एक्सप्रेस की बात करें, तो शासन जुड़े हुए बहुत सारे लेख जो है इसमें आते हैं। तो जो चुनौतियां हैं, जो समाधान हैं, जिनकी बातें मैं बार बार कर रहा हूं, उनको समझने के लिए आपको रेगुलर समाचार पत्रों को फॉलो करना होगा। तो आप बुक फॉलो कर सकते हैं बेसिक चीजों को समझने के लिए, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको मुद्दे और चुनौतियां समझ में नहीं आएंगी। तो उसके लिए आप बुक फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका जब बेसिक क्लियर हो जाता है कि हाँ, सुशासन क्या होता है, ई गवर्नेंस क्या होता है, सिविल सेवा की भूमिका क्या होती है लोकतंत्र को मजबूत करने में, जब ये सारी चीजें आप समझ जाते हैं तो फिर इसके ऊपर आप आगे बढ़ेंगे। मतलब अब उनसे जुड़ी हुई जो चुनौतियां हैं उनके समाधान क्या हो सकते हैं, इसको आपको यहां पर समझना होगा। तो उसके लिए आप पेपर को फॉलो कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट लेख यहां पर आते हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा योजना कुरुक्षेत्र पत्रिका है, वहां पर भी जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं उनमें क्या चुनौतियां हैं, इसको लेकर के बार बार चर्चा की जाती है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। पीआईबी में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट योजनाओं को लेकर के इंफॉर्मेशन मिलता है, आप उसको देखते रहें बार बार। तो ये ऐसे सोर्स हैं जिसको अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो यहां पर आप की जो समझ है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से मेंस बेस्ड है, मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुख्य परीक्षा में आपको हर पहलू की समझ होना बहुत ही आवश्यक है। तो मेरी आपको यही राय है कि पहले आप अपने बेसिक को क्लियर करें, क्योंकि जब स्टूडेंट का बेसिक क्लियर नहीं होता है तो फिर उसकी जो आगे की समझ है वो भी अधूरी रह जाती है और इसीलिए मेंस में वो फिर अच्छे तरीके से अपने उत्तर को लिख नहीं पाता, क्योंकि उसको मुद्दे की समझ नहीं है। जब आपका बेसिक ठीक होगा उसके ऊपर आप आगे बढ़ेंगे, जो अन्य मुद्दे हैं उसको समझेंगे, तो आपके पास एक अच्छा खासा पॉइंट होता है इन मुद्दों पर लिखने के लिए। और जब मेंस में, जब मुख्य परीक्षा में आपके सामने क्वेश्चन आते हैं सुशासन से, ई गवर्नेंस से, या फिर आरटीआई से, या फिर एनजीओ से, प्रेशर ग्रुप से, तो यहां पर आप अपनी भाषा में उन बातों को लिख सकते हैं, जिससे आपको अच्छा खासा नंबर जो है मिलेगा। तो इन सभी बातों को आप लोग फॉलो करेंगे और आप देखेंगे कि आसानी से आप मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को लिख पा रहे हैं। लिखने का प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक है। एक ही प्रश्न को आप एक दो तरीके से, दो तीन तरीके से लिखने का प्रयास करें और खुद देखें कि इसमें क्या अंतर है, क्या सुधार मैंने किया है। तो ये सारी बातों को आपको फॉलो करना है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को
आज का जो सेशन है, जो कि भारतीय शासन के सिलेबस के ऊपर था, वो समझ में आया होगा। कैसे इसकी तैयारी करनी है, आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको आज का ये सत्र पसंद आए तो जरूर इसको लाइक करें, अपने बहुमूल्य कमेंट जरूर हमें दें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा जो न्यू इनिशिएटिव आपके लिए लाए जाते हैं, जो प्रोग्राम आपके लिए लाए जाते हैं, उसका फायदा आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।